Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi and today I have introduced a new concept on accountancy और ये जो accountancy का जो वीडियो रहेगा ये क्लास 12th के लिए है। आपका जो ये चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप एनपीओ बोलते हैं, ये जो एनपीओ का जो कंसेप्ट था ये पहले 11th क्लास में था बट अब इसको शिफ्ट ऑन करके 12th क्लास में कर दिया है। ठीक है, तो ये जो एनपीओ का कंसेप्ट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ द होल चैप्टर विच वी स्टडी राइट नाउ इन क्लास 12th और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लास 12th के लिए क्योंकि इसकी जो पूरी वेटेज है ये पूरा 10 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड के कंसेप्ट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि कितने मार्क्स का ये वेटेज है इस चैप्टर का। सो from today onwards we will be uploading the videos on the concept non profit organization और हम धीरे धीरे वीडियोस को समझेंगे और एक और प्रॉमिस करेंगे आप मुझसे कि आप स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। ये नहीं कि आपने क्लास लेक्चर 1 देखा और फिर आप जंप करके लेक्चर 4 देख रहे हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरी लेक्चर इज़ बीइंग कनेक्टेड। हर एक लेक्चर कनेक्ट होके आता है। जब तक आपको ABCD ए नहीं पता होगा यू कांट जंप ऑन द डी लेटर, राइट। तो हम कोई भी चीज़ जब सीखते हैं तो उसके बेसिक्स से सीखते हैं। तो मैं जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगी पहले मैं उस पर फोकस करूँगी कि आपको वो वीडियो में बेसिक समझ आए, कंसेप्ट समझ आए। उस कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको सारा सिखाऊंगी। ठीक है, बट डोंट जंप फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट फर्स्ट। पहले आपको थ्योरी कंसेप्ट पता होना चाहिए क्योंकि जो आपका 12th का एग्ज़ाम पैटर्न सेटअप होता है उसमें MCQs भी आते हैं और MCQs जो होते हैं बेटा वो थ्योरी में से निकाले जाते हैं। तो जब तक आपको थ्योरी दैट इज़ कंसेप्ट नहीं पता होगा तब तक आप MCQs को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे और इवन आपके 1 मार्क्स के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं वो भी आते हैं। तो वो बेसिकली आपके थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी आंसर करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 12th के एग्ज़ाम का पैटर्न बताना चाहती हूँ पहले, राइट। तो चलिए हम पैटर्न सीखते हैं पहले। तो देखिए क्लास 12th का जो पैटर्न है अकाउंटेंसी एग्ज़ाम का वो 100 मार्क्स का है। आपके सारे एग्ज़ाम 100 मार्क्स के ही होते हैं। ठीक है, इस 100 मार्क्स को बाइफिकेट किया हुआ है 2 पार्ट्स में। एक है आपका 80 मार्क्स और एक है आपका 20 मार्क्स। जो आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है वो बोर्ड का एग्जाम होता है जो आप एक्सटर्नल देने जाते हो। दैट मीन्स वो आपके स्कूल में नहीं होता, बाहर जाते हैं किसी और स्कूल में। बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है आपका एक्सटर्नल एग्जाम, राइट। और जो ये 20 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है प्लस वाइवा होता है, राइट। आपको एक प्रोजेक्ट बोला जाएगा किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाने के लिए, उस आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या लिखा है, कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज करी है, कैसे आपने उसका फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए हैं और उसी से रिलेटेड आपको वाइवा पूछा जाता है। कोई एक्सटर्नल पर्सन आता है आपका वाइवा लेने, तो उसी के जो 20 मार्क्स है उसको आपको स्कूल से मिलते हैं। ठीक है, that means 20 marks is also in our hand and 80 marks is also in our hand, but 20 मार्क्स को स्कोर करना इज़ मच मोर ईजियर एज़ कम्पेयर टू 80 मार्क्स बिकॉज जो 80 मार्क्स का पेपर आता है उसमें आपको बेटा कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हैं आपको कंसेप्ट्स थ्योरेटिकल उसकी पूरी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि बच्चा क्या करता है कि प्रैक्टिकल में अगर उसका हाथ स्ट्रांग है तो वो प्रैक्टिकली करता रहता है, उसको थ्योरी से कोई मतलब ही नहीं है। वो फटाफट जंप करता है डायरेक्टली कि हाँ ये क्वेश्चन है इसको ऐसे ऐसे करना है ऐसे, बट क्यों करना है ये तो पता ही नहीं है, ये तो सोचा ही नहीं कि पूछना भी है किसी से, नहीं। तो आपको मेरे साथ स्पेशली आपको कनेक्टेड रहना है प्राक्षी क्लासेस के साथ जहाँ पे आपको सारा कंसेप्ट बहुत इजीली समझाया जाएगा और डेप्थ में समझाया जाएगा। आई विल नॉट रन फास्ट। अगर आप लोग को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ, बट बेटा उसके लिए मैं इसलिए स्लो हूँ क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ आए ईजिली। बट फिर भी अगर आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल मूव ऑन टू द कंसेप्ट्स मोर फास्टली कंपेयर करके। ठीक है, जैसे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आपको पैटर्न समझ आ गया। अब इस 80 मार्क्स का पैटर्न जो है वो भी बाइफर्केटेड है। तो अब आप देखो 80 मार्क्स के पैटर्न को, तो अगर आप यहाँ देखें जो 80 मार्क्स का पैटर्न है वो पार्ट ए में डिवाइडेड है एंड पार्ट बी में डिवाइडेड है। तो आपके पास जो बुक्स हैं वो 2 तरीके की बुक्स हैं आपकी, पार्ट ए एंड पार्ट बी, राइट।
जो आपका पार्ट ए है वो 60 मार्क्स को कैरी करता है एंड पार्ट बी जो है वो आपका 20 मार्क्स को कैरी करता है। तो आप ये ऑटोमेटिकली देख सकते हैं 20 मार्क्स को ट्रिपल करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इट गोज़ टू 60। दैट मीन्स ये 3 टाइम्स मोर वेटेज रखता है कंपेयर टू द पार्ट बी कंसेप्ट, राइट। जो आज मेरी वीडियो है उसमें मैं पार्ट ए के कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगी। पार्ट ए में आपके 3 चैप्टर्स हैं, एक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट, एक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का कंसेप्ट और एक है कंपनी अकाउंट्स का कंसेप्ट। अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ की बात करें तो ये 10 मार्क्स होल्ड करता है आपके बोर्ड एग्जाम में। पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करें तो ये 35 मार्क्स होल्ड करता है एंड कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो 15 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, इस पार्टनरशिप अकाउंटिंग में दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट वास्ट चैप्टर, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट में आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आ जाता है, आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आ जाता है, आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आ जाता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर आ जाता है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मार्क्स की वेटेज रखता है, राइट। सो पार्टनरशिप अकाउंटिंग हम थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, बट अभी जो मैंने स्टार्ट किया है वो चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ एनपीओ से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पार्ट ए में हमारे पास ये 3 कंसेप्ट्स हैं। पार्ट बी को मैं फर्दर बाद में एक्सप्लेन करूंगी जब हम पार्ट बी में मूव ऑन करेंगे। अभी हम पार्ट ए के साथ स्टार्ट करें, दैट इज 60 मार्क्स, राइट। तो पार्ट ए में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड टुडे वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ओनली कि एनपीओ होता क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें मेरे प्राक्षी क्लासेस के चैनल को। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट फर्स्ट राइट नाउ, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कि कोई नई वीडियो अपलोड हो गई है या नहीं हो गई है, एंड हो सकता है कि आप कोई वीडियो मिस कर दें एंड इट इज़ अ लॉस फॉर यू ओनली, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस। ओके, चलिए अब बेसिकली हमें समझना है कि एनपीओ होता क्या है। तो देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। आप एनपीओ को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोले या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोले, बात बराबर। इवन यू कैन से एट एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेट अप टू प्रमोट एजुकेशनल, cultural, religious, public service objectives. Its main aim is for the betterment or upliftment of society. It does not work to earn profit, but it does not mean that it cannot earn profit. बेटा, आप लोग को पता है कि 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बेसिकली सर्वाइवल के लिए बनाई जाती है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मैं एक कोचिंग सेंटर ओपन करती हूँ, तो मैं जो कोचिंग सेंटर ओपन कर रही हूँ मैं लोगों के भविष्य के लिए तो ओपन कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ लोगों के फ्यूचर के लिए नहीं ओपन कर रही हूँ, मैं अपने सर्वाइवल के लिए ओपन कर रही हूँ। मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी स्टेटस चाहिए, मुझे भी लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, बड़ा घर खरीदना है, मुझे भी पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। दैट मीन्स मैं पहले अपने लिए सोच रही हूँ, दैट मीन्स मैं अपने सर्वाइवल के लिए सोच रही हूँ, मैं अपने प्रॉफिट के लिए सोच रही हूँ। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए मैं बाद में सोच रही हूँ, क्योंकि सोसाइटी का बेनिफिट क्या है, लोग मेरे से पढ़ने आ रहे हैं, बट वो लोग अगर मेरे से पढ़ने आ रहे हैं तो वो मुझे फीस भी दे रहे हैं और मैं उनको क्लासेस दे रही हूँ उसके बदले। तो मैंने सोसाइटी का बेनिफिट किया, बट किस सेंस में बेनिफिट किया, लोगों को पढ़ाकर, एजुकेशन देकर, ठीक है। बट एक्चुअल में जो बेनिफिट हुआ वो उन्हीं लोगों का हुआ जिन्होंने फीस दी। जिन लोगों के पास तो पैसे थे ही नहीं, उनका क्या बेनिफिट हुआ। दैट मीन्स मैंने बेनिफिट उन्हीं लोगों को किया जिनके पास पैसे थे। तो इसका मतलब मैंने पहले अपने लिए सोचा, मैंने अपने सर्वाइवल के लिए सोचा कि मुझे इस टाइम पे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो मैंने ये काम किया। तो दैट इंस्टीट्यूट इज़ नोन एज वर्किंग फॉर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए नहीं काम करते, वो पहले दूसरों की खुशियों के लिए काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट है, मान लो, ठीक है, कोई पर्सन है, वो अपना कोचिंग सेंटर चला रहा है, वो पैसों के लिए कोचिंग सेंटर नहीं चलाता भाई, वो उन लोगों को पढ़ाता है जिन लोगों के पास पैसे हैं ही नहीं।
वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है। इसका मतलब है दैट मीन्स वो एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है प्लस लोगों की हेल्प भी कर रहा है। कैसे? उन लोगों को पढ़ाकर जो लोग के पास कुछ भी नहीं है, पैसे देने के लिए भी नहीं है, बट अगर वो एजुकेशन उनको मिलती है तो वो आगे जाके अपने माँ बाप को पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने माँ बाप के लिए घर खरीद सकते हैं। दैट मीन्स उसने एक सोसाइटी के छोटे सेक्शन के लिए, चाहे छोटे सेक्शन के लिए उसने बेनिफिट किया। दैट पर्सन डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट, दैट पर्सन वर्क फॉर हैप्पीनेस, वर्क फॉर सोसाइटी बेनिफिट। उससे हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए बनी होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसी पर्टिकुलर सोशल कॉज को फाइट कर रही है। जैसे अगर आप सुनते हैं कि महिला मंडल है, जैसे कोई महिला जैसे कोई वुमेन का कोई सेंटर है जो रिहैबिलिटेशन के लिए वर्क करता है। जैसे कोई, जो आपने देखा होगा, जो लोग छोटी उम्र में ये करते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस करते हैं, जैसे थीफ बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, या कुछ भी ऐसे क्राइम करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाता है। तो दैट सेंटर्स आर नॉट वर्किंग फॉर द प्रॉफिट। वो उनसे कोई चार्ज नहीं कर रहे, बट फिर भी वो उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, क्लोथ्स प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं। दैट मीन्स दे आर वर्किंग फॉर अ सोशल कॉज। जो उनके अंदर बुरी चीज़ है, एविल है जो उनके अंदर, उसको ख़त्म करके एक गुड परफॉर्मेंस उनके अंदर क्रिएट करते हैं, गुड बिहेवियर क्रिएट करते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी एक पर्टिकुलर सोशल कॉज के लिए बनाई गई है, जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाई गई है कि वो इसको इस चीज़ के लिए बेनिफिट देगी। अगर मैं बोलूँ एजुकेशनल प्रमोट करते हैं, तो आपको पता है जो हमारे स्कूल्स होते हैं, जो हमारे कॉलेजेस होते हैं, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, दीज आर नोन एज NPOs, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब सामने वाले बच्चे को ये सुनकर लगेगा स्कूल तो हमसे फीस चार्ज करता है, दैट मीन्स दे आर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, दे आर अर्निंग प्रॉफिट, बट स्टिल दे आर नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ अ स्टूडेंट कि स्कूल जो है वो फ्री में नहीं पढ़ाता, वो चार्ज करता है फीस। फिर भी आप कैसे कह सकते हो कि वो NPO है? मैं बताऊंगी बेटा, आप सब्र रखो, मैं इस कंसेप्ट को पूरा क्लियर करूंगी कि स्कूल को हम क्यों NPO बोलते हैं। अभी धीरे धीरे आऊँगी, डोंट वरी, बट अभी आपको ये समझना है कि NPO क्या होता है। NPO एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती तो कुछ चार्ज नहीं करेगी। पहली बात हमेशा याद रखना, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए उसको। आप देखते हैं गुरुद्वारा, राइट, बंगला साहिब आप गए होंगे दिल्ली में, जो है, जो मेन फेमस गुरुद्वारा है हमारे यहाँ का, दिल्ली का। वहाँ पे बेटा अगर आपने देखा हो तो वहाँ दे डू लंगर चलाते हैं, ठीक है। और लंगर जो है वो एक दिन में मेरे ख्याल से 4 बार चलता है, कुछ टाइम ड्यूरेशंस के। बेटा लंगर ऐसे तो कोई प्रोवाइड नहीं करेगा ना, आपको दाल चाहिए, चावल चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जो फूड बना रहा है अगर उसको थोड़ी सी हेल्प करनी है, पैसे देने हैं, उसको चार्ज करेगा वो फीस, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, बेलन चाहिए रोटी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए बर्तन चाहिए, बहुत कुछ चीज़ें चाहिए, तो ये फ्री में तो नहीं आती। दैट मीन्स इनकी कॉस्ट लगती है खरीदने में। तो अगर गुरुद्वारा जो है वो लंगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको भी तो पैसे चाहिए होते हैं चलाने के लिए। दैट मीन्स आपको किसी की हेल्प करने के लिए भी, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उस इंस्टीट्यूट को भी पैसे चाहिए होते हैं रन अप करने के लिए। तो वो जो पैसे वो चार्ज करता है आपसे, दैट डजंट मीन कि वो चार्ज कर रहा है पैसे तो वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। वो चार्ज आपसे इसलिए कर रहा है कि वो आगे लोगों की हेल्प कर सके। और जो चार्ज होता है वो लेस अमाउंट होता है कंपेयर टू अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। जो इंस्टीट्यूट प्रॉफिट के लिए बनाया गया वो ज़्यादा चार्ज करता है अमाउंट, और जो इंस्टीट्यूट प्रॉफिट कमाने के मकसद से नहीं बनाया गया वो कम चार्ज करता है। और हो सकता है वो चार्ज भी ना करे, वो मांगे ही ना, लोग खुद ही हेल्प कर दें। आपने नाम सुना हो डोनेशंस का, तो लोग डोनेशंस दे देते हैं। गुरुद्वारे में जब आप जाते हैं मत्था टेकने तो वो आपसे मांगते नहीं हैं, आप खुद उनके दान पात्र में पैसा डाल देते हैं। दैट मीन्स यू हैव डोनेटेड विद योर प्योर सोल। दैट मीन्स आप अपने हार्ट से, दिल से पैसा डाल रहे हो कि ये जो पैसा है ये आगे जो लंगर प्रोवाइड करें या किसी की गरीब की मदद करें तो ये पैसा यूज़ हो। वो मांगते नहीं है। दीज आर द डोनेशंस। ये डोनेशंस उनके सर्वाइवल के लिए दी जाती है कि ऐसे अगर इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, ये लोग उन लोगों की हेल्प करें जिनको ज़रूरत है उन पैसों से। मेरी बात समझ आ रही है? दैट मीन्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस जो रिलीजियस को प्रमोट करते हैं, जैसे गुरुद्वारा, मंदिर, मॉस्क, वहाँ पे जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो बेनिफिट के लिए इकट्ठा होता है। जो
सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। जो गरीब लोग हैं, जिनको भूख है, जो मतलब जिनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो एक दिन का खाना भी खा सके, उनको भी फूड प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो ये सब इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए बनाए गए हैं, इन्हें बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो प्रॉफिट के मकसद को कमाने के लिए नहीं हैं, बट जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जो रिलीजियस को प्रमोट करते हैं, जो कल्चरल को प्रमोट करते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, किसी पब्लिक सर्विस को प्रमोट करते हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? देखो यहाँ पे लिखा भी है, द मेन एम इज़ फॉर द बेटरमेंट और अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने का मेन एम रखता है तो हम उसको बोलते हैं मेन एम इज़ टू अर्न प्रॉफिट, टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। बट इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेन एम सर्वाइवल नहीं होता। सर्वाइव तो ये कर ही जाएंगी, क्योंकि अगर ये एक अच्छा काम कर रही है, आपने सुना होगा अगर आप कभी कुछ अच्छा काम करते हो तो बहुत लोग आपकी हेल्प के लिए आते हैं, राइट। बहुत लोग, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो, आप लोग ये यूथ जनरेशन है तो आप लोग ने रोडीज़ देखा हो, तो रोडीज़ रेवोल्यूशन में एक बॉय आया था एंड दैट बॉय हैज़ टोल्ड हिज स्टोरी दैट कि उसने एक दिन स्टार्टअप किया, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अप की अपनी ये बात कि वहाँ पे जो मुंबई में जो बीचेस हैं, जो बीचेस हैं उसमें बहुत गंदगी है एंड आई थिंक सो दैट बॉय हैज़ कलेक्टेड 380 टन्स अराउंड गार्बेज फ्रॉम दैट बीच। उस पानी से 380,000 टन्स का जो गार्बेज था वो उसकी टीम ने कलेक्ट किया एंड फ्रॉम द स्टार्ट उस लड़के ने जो स्टार्टअप किया था वो शायद 4 या 5 या 6 लोगों के साथ स्टार्टअप किया था, बट जैसे जैसे लोगों ने उसको देखा वो काम करते हुए, बहुत लोग अराउंड आई थिंक सो 25 या 35,000 लोग उसके साथ गैंग्ड अप हैं, उसके साथ मिक्सअप हैं टू डू दिस सोशल कॉज वर्क। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो करना चाहते हैं बहुत कुछ। अगर एक बंदा स्टेप इन करता है उस सोशल कॉज के लिए, ऐसे बहुत लोग आपके सर्कल इन कर देंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे हेल्प। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि हमारा जिस इंसान का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है वहाँ पे हेल्पिंग बहुत कम होती है, क्योंकि हर इंसान आज के टाइम पे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी दूसरी कंपनी को हेल्प क्यों करेगी? वो अपनी हेल्प करेगी ना बाबा। हर कंपनी, जैसे अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बोलूँ और एक मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बलर की कंपनी की बात करूँ, दोनों कंपनी एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों कंपनी कम्पीट कर रही हैं एक दूसरे के साथ। बट ऐसी मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन बोलूँ जो काम कर रही है उन लोगों के लिए, जैसे जो वृद्ध आश्रम है उनके लिए हेल्प कर रही है। तो कंपनीज, जो आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है या कोई भी प्राइवेट कंपनी, कैन गिव डोनेशंस टू दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग फॉर अ सोशल कॉज। वहाँ पे हेल्पिंग हो जाता है, बट वहाँ हेल्पिंग नहीं होता जहाँ पे आप अपने सर्वाइवल के लिए बात करते हो, जहाँ आप अपने प्रॉफिट कमाने के लिए बात करो। दोनों में फ़र्क पता चला? जो कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए लड़ रही है वो किसी भी को हेल्प नहीं करेगी, कोई और कंपनी को जो उसकी कॉम्पिटिटर है, बट वो कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर देगी जो उसके सोशल कॉज को, जो कोई भी सोशल कॉज के लिए लड़ रही है। बात समझ आ रही है? दोनों में डिफरेंस। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करता है, जो बेटर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए प्रमोट करती है सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज देना, ठीक है, एजुकेशन में प्रमोट करना, कल्चर, रिलीजियस कुछ भी चीज़ों को प्रमोट करना, किसी के लिए सोशल कॉज के लिए लड़ना। क्लियर हो रहा है? दे डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट, बट इट डजंट मीन दैट दे डोंट चार्ज। वो चार्ज कर सकती हैं, बट एक मिनिमम अमाउंट, बहुत छोटा सा वैल्यूएबल अमाउंट, नॉट इज ज़्यादा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन फरीदाबाद, तो मैं आपको फरीदाबाद का एक केस बताती हूँ। अगर आप एक बड़े हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें जाते हो, ठीक है, अगर आपको कुछ भी स्कैन कराना होता है अपनी बॉडी का, तो यू हैव टू पे अराउंड 800 और 1000 और 1500 और मोर, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक आश्रम है, सुधांशु जी महाराज का मंदिर टाइप है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं और अपनी एक पर्ची कटवाते हैं, उस पर्ची में ऑलरेडी लिखा होता है कि यहाँ से बंदा आया है और वो एक पर्टिकुलर छोटे अस्पताल में जाता है उस पर्ची को लेकर, तो वो आपसे सिर्फ 300 या 400 चार्ज करते हैं फॉर दिस स्कैन। तो आपने डिफरेंस देखा कि स्कैन जो आप अच्छे हॉस्पिटल से करा रहे हो वो कितना कॉस्ट लग रहा है, और जो आप एक वो ऑर्गेनाइजेशन से करा रहे हो जो इस चीज़ को प्रमोट करती है, जो लोगों की हेल्प के लिए प्रमोट करती है। तो चार्जिंग होती है, बट बहुत ही कम अमाउंट पे। आप अब जैसे अगर आप देखो तो अगर आप प्राइवेट डॉक्टर्स की शॉप पे जाते हो तो दे चार्ज
फीस 200, 300, 400, बट अगर आप यही चीज़ अगर आप एक गवर्नमेंट नहीं, जब आप एक संस्था में जाते हो जो आपको कोई भी मेडिसिन देती है तो दे विल मेक अ स्लिप, आपकी स्लिप बनती है, वही पर्ची बनती है, उस पर्ची पे आपको लिखा होता है आपको ये वाली दवा देनी है, ये वाली दवा, एंड दे टेक ओनली 15 और 20 रुपीज़. That means they are collecting that money, but that money is so much small amount. वो उस small amount से लोगों की हेल्प ही तो कर रहे हैं, क्योंकि 20 रुपये देना हर लोग के लिए पॉसिबल है, बट उसी दवाइयों के लिए 1500 और 2000 रुपये देना कोई भी पॉसिबल नहीं होता. मेरी बात समझ आ रही है? द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग नॉट फॉर द प्रॉफिट, बट इट विल चार्ज सम मनी, क्योंकि उसको भी तो सर्वाइव करना है उन लोगों के लिए जो उसके लिए उसकी राह देख रही है. बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो बेटा, अगर हम इस डायग्राम से देखें तो इस डायग्राम में देखो गिव, चैरिटी, डोनेट, हेल्प, वॉलंटियर, जो चीज़ आप खुद दिल से करते हो, सेविंग्स. दैट मीन्स बेसिकली दिस इज़ अ गेम, दिस इज़ अ सर्कल. जो एक सर्कल है, अगर कहते हैं ना, आपने सुना होगा गिव एंड टेक, इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. अगर आप कभी भी किसी के लिए अच्छा करोगे तो वो आपके पास ज़रूर वापस आता है. एंड दिस थिंग्स आई फील रियली वेरी मच, बिकॉज मैंने जितनी बार देखा है कि मैं ऑलरेडी मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ, आई एम एन एजुकेटर दैट, यूट्यूब पे भी मैं पढ़ाने लगी हूँ. दैट मीन्स दीज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, दैट मीन्स व्हेन यू आर कनेक्टेड विद सो मच स्टूडेंट्स, आई डोंट नो, अगर मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी तो मैं सिर्फ अपने ही एरिया के आसपास के बच्चों से मिलूँगी और उनको पता चलेगा कि मैं पढ़ाती हूँ. बट इन माई रियल लाइफ आई एम कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स जो इतनी दूर रहते हैं, एंड दे और हम लोग इतने कनेक्टेड हैं और बहुत हाई लेवल पे कनेक्टेड हैं. दैट मीन्स हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है मैम, या आप मुझे ये कंसेप्ट समझाइए. दैट मीन्स वी आर नॉट कंसर्न विद ओनली द वन सब्जेक्ट विच आई टीच, वी आर कंसर्न विद होल ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें भी उन्हें डाउट होता है, एंड दे मैसेज मी अलॉट. सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी के लिए दिल से कुछ करते हो, आपके पास इन रिटर्न वापस आता ही आता है. तो इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग यू द क्लासेस, इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग यू द कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम गेटिंग द रिस्पेक्ट, आई एम गेटिंग दैट लव फ्रॉम यू ऑल स्टूडेंट्स. तो दिस इज़ द प्रेशियस थिंग व्हाट आई डिज़र्व फ्रॉम यू. तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जब भी हम चैरिटी करते हैं, हम किसी के लिए अगर अच्छा करते हैं तो इन रिटर्न हमें भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं. कहते हैं ना कि गरीबों को पैसा दो, गरीबों को दान दो. वो क्यों कहते हैं? क्योंकि दे प्रोवाइड यू ब्लेसिंग्स, और वो दिल से ब्लेसिंग्स देते हैं. तो यही बातें होती हैं, यही एनपीओज़ है. बेसिकली एनपीओ क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, बट लोगों की हेल्प कर रही है, लोगों की एक फेस पे स्माइल लाना चाहती है. क्लियर? ये डायग्राम से ही आपको पता चल जाएगा कि एनपीओ बेसिकली क्या है. एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो है ना, वो अपने सर्वाइवल और अपने स्टेटस के लिए काम करती है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की खुशी के लिए काम करती है, दैट इज़ नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. और जो ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वाइवल की बात करती है, अपने प्रॉफिट की बात करती है, अपने स्टेटस की बात करती है, दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. बात क्लियर हुई? ओके, आगे बढ़ते हैं. देर आर टू टाइप ऑफ एंटिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको बता दिया. एक होती है हमारी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, जो प्रॉफिट के लिए काम करती है. जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग क्लासेस देता है स्टूडेंट को और इन रिटर्न फीस चार्ज करता है. तो दे बेसिकली रन फॉर, किस पे रन करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए रन करते हैं, सर्वाइवल के लिए रन कर रहे हैं. बात समझ आ रही है? अनदर इज नॉन प्रॉफिट और मेकिंग एंटिटी विच वर्क्स फॉर द बेनिफिट और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी का वेलफेयर ही क्या है? अपलिफ्टमेंट होगी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा लोगों का. अगर हमारी सोसाइटी में पावर्टी का कंसेप्ट खत्म हो जाए, हमारी सोसाइटी में लोगों की अवेयरनेस बढ़े, ठीक है, तो हमारी सोसाइटी कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है. इस टाइम पे हमारी सोसाइटी में बहुत पावर्टी लाइन के अंडर बहुत लोग हैं, बहुत लोग. ऐसे कितने लोग हैं जो एक, अच्छा अब रियलिटी में अगर हम बात करें तो जो ये कोविड का केस चल रहा है, कोरोना का केसेस चल रहा है, अगर आप ये देखते हैं, रोज़ न्यूज़ देखते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो पैदल सड़कों पे निकल कर कहाँ कहाँ अपने घर तक जा रहे हैं. एंड दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर फाइटिंग, एंड फॉर देम वी आर डूइंग नथिंग. और हम घर पे बैठकर भी बोल रहे हैं, अरे बाबा बोर हो गए, अब तो पक गए, बाहर जाना है. एंड दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग. और वो कितना चल रहा है, एंड वो टेम्परेचर बाहर 45 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स हम जो हैं, हम अपने सर्वाइवल की बात करते हैं, हम कभी दूसरे के शूज़ में स्टेप इन करके नहीं सोचते कि वो क्या फील कर रहा है, वो क्या स्ट्रगल कर रहा है. ऐसे बहुत, अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऐसे संस्था बना रही है, गवर्नमेंट ऐसी जगहें बना रही है जहाँ पे लोग रुक कर
रुक कर रेस्ट करें और वहीं रहें जब तक बसेस प्रोवाइड नहीं होती। तो ये बसेस जो प्रोवाइड करने हैं उनके लिए दिस इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट, दिस इज़ फॉर देयर सेफ्टी, दिस इज़ फॉर देयर हैप्पीनेस कि वो लोग घर पहुंच जाएं। तो इनडायरेक्टली ये जो काम हो रहे हैं, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, ये बेसिकली क्या है, ये NPO है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ आ रही है? थोड़ा थोड़ा चीज़ों को मैं गैदर करके आपके सामने रख रही हूँ जिससे आपको पता चल पाए कि NPO बेसिकली है क्या। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इसी के लिए काम करती है। एन ऑर्फनेज रनिंग फॉर द चिल्ड्रन सेफ्टी। ऑर्फनेज क्या है? अनाथालय, वो चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए। दैट मीन्स जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर सड़क पे छोड़ देते आते हैं बिकॉज दे कांट, उनको परवरिश नहीं दे सकते, वो उनको रख नहीं सकते, तो वो वहाँ से बच्चों को उठा के अपने अनाथालय में रखते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्लोथ्स प्रोवाइड करते हैं, हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग फॉर होम, फॉर द चाइल्ड सेफ्टी, कि बच्चा अच्छी जगह ग्रो करे, अच्छी जगह रहे और अच्छी चीज़ें सीखे। बात समझ आए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है NPO? ठीक है, ओके। तो देखो NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नॉन प्रॉफिट, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक NPO है, ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे पता चलता है? एक NPO जो होती है वो रिलीजन रिलेटेड होती है, वही मैंने बताया जो रिलीजियस के लिए काम करती है, कल्चरल, जैसे गुरुद्वारा, मॉस्क, मंदिर, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बता चुकी हूँ, NPO को आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO भी बोलते हो। ट्रेड यूनियंस की, जैसे लेबर जो होता है, अब जैसे कंपनीज में जो लेबर होते हैं वो अपनी ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, वर्कर के साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो वो अपने लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और ये अपनी बात वहाँ पे रखाते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो वो ट्रेड यूनियन उन वर्कर्स के साथ हेल्प करती है और कंपनी से बात करती है, क्योंकि मैनेजमेंट ये फील करती है कि मैनेजमेंट इतनी हायर लेवल पे है, वो हर वर्कर से बात नहीं करेगी, तो दे नीड द वन जो वर्कर की बात को समझे और मैनेजमेंट तक पहुँचाए। तो वो ट्रेड यूनियन जो है वर्कर की, वो ट्रेड यूनियन वर्कर की बात सुनती है और ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट से लड़ती है कि आप हमारे वर्कर्स को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दैट ट्रेड यूनियन इज वर्किंग फॉर होम, फॉर the workers safety, for the workers happiness, for the workers exploitation। ठीक है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, अगर आपने सुना हो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन सेफ्टी, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट लड़ते हैं कि इसके घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आप इस संस्था में जाके रिपोर्ट करें और आप हमारे साथ रहें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे आदमी के साथ रहने की। म्यूचुअल ट्रस्ट, हेल्थ मैंने बताया, हॉस्पिटल्स वगैरह जो आपके चैरिटी हॉस्पिटल्स होते हैं। इंटरनेशनल एंड फॉरेन अफेयर्स, पब्लिक एंड सोसाइटल बेनिफिट, बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर पब्लिक बेनिफिट, लोगों की हेल्प, लोगों की बेनिफिट्स के लिए तो बनाई जाती है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन सर्विसेज, इन्वायरमेंटल एंड एनिमल्स, जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्वायरमेंट और एनिमल की सेफ्टी की बात करते हैं, ठीक है। एजुकेशन, आर्ट्स, कल्चर एंड ह्यूमैनिटीज़, दैट मीन्स इन सारे जो स्कोप में अगर हम बात करें, किसी भी स्कोप में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कर रही है किसी भी स्कोप को, दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी नोन एज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कंसेप्ट क्लियर हुआ अभी तक? पक्का? ओके। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। मैं आपके कमेंट को पढ़कर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, या तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी या मैं एक नया वीडियो अपलोड कर दूँगी जिसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अगर आप ये देखें सम पॉपुलर NPOs, ठीक है, कुछ पॉपुलर NPOs के मैंने नाम आपके लिए लिखे हैं और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि दीज पॉपुलर NPOs बेसिकली करते क्या हैं। ये जो पहली NPO प्रथम, एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल, प्रथम जो है एक इनोवेटिव लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जो इसलिए बनाई गई थी कि क्वालिटी के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए इन इंडिया में। एंड दिस प्रथम जो है उसका जो मीनिंग होता है संस्कृत में, इट मीन्स फर्स्ट। दैट मीन्स प्रथम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ऐसी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलवेज वॉन्ट्स देयर चिल्ड्रेन, जो भी लोग हैं जो पेरेंट्स बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना लो कॉस्ट में। तो एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना, लोगों को प्रोवाइड करना एजुकेशन, ठीक है, अवेयरनेस प्रोवाइड करना, तो प्रथम इज बेसिकली डिजाइन फॉर दैट। अब अगर आप नेक्स्ट NPO देखें, क्राई मीन्स चाइल्ड राइट्स एंड यू, इट फुल फॉर्म इज चाइल्ड राइट्स एंड यू, इंश्योरिंग लास्टिंग चेंज फॉर चिल्ड्रन, एक ऐसा चेंज लाना जो हमेशा लास्ट फॉर एवर रहे। ये जो क्राई है ये एक NGO है जो चिल्ड्रन के राइट्स के लिए लड़ती है। जैसे छोटे बच्चों को आप देखते हैं वहाँ पे
काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके राइट्स के लिए लड़ती है, चाइल्ड की एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करती है, अपलिफ्टमेंट करती है जितने भी अंडर प्रिविलेज इंडियन चिल्ड्रन है बेसिक राइट्स के लिए, कि इनका राइट्स है खेलना, इनका राइट है एजुकेशन, इनका राइट है बोलना, इनका राइट है हेल्थ, इनका राइट है फूड, इन सारी चीज़ों को वो प्रोवाइड करती है, चाइल्ड राइट्स के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है। नेक्स्ट अगर आप देखें गूंज अ वॉइस एंड एन एफर्ट। गूंज जो है ये क्या करते हैं, ये जो गूंज के जितने भी वॉलंटियर्स हैं ये अर्बन एरिया से जो अनयूटिलाइज्ड मटेरियल होता है, स्पेशली जो आपके क्लोथ्स होते हैं या कोई भी तरीके का मटेरियल, बॉटल्स हैं, कुछ भी जो भी आपके घर में अनयूटिलाइज्ड आइडल पड़ा रहता है, वो कलेक्ट करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं और फिर विलेजेस में प्रोवाइड करते हैं जिन लोगों को ज़रूरत होती है। और ये जो गूंज है ये मनी और मटीरियल कलेक्ट करते हैं अर्बन एरिया से, उसे प्रोसेस करते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं एंड देन दे प्रोवाइड टू द विलेजेस एरिया एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड द वर्क ऑन द निगलेक्टेड इश्यूज़। जितने भी निगलेक्टेड इश्यूज़ हैं उसके वहाँ पे विलेजेस में, उन पे वर्क करते हैं वॉलेंट्री। मतलब जैसे ड्रेनेज सिस्टम क्लीन करना या इन्वायरमेंट के लिए काम करना, डैम्स क्लीन करना, रोड्स रिपेयर करना, इनको प्रोवाइड करते हैं वर्क्स भी, काम कराते हैं, इनको काम देते हैं एंड दे प्रोवाइड फीस फॉर दैट, दे गिव सैलरी टू देम, जिससे उनके भी पैसा मिले और वो अपनी फैमिली के लिए खर्च कर सकें। नेक्स्ट अगर आप देखें अक्षय पत्रा, अनलिमिटेड फूड फॉर एजुकेशन। अक्षय पत्रा का जो विजन है वो मैं आपको बताती हूँ। नो चाइल्ड इन इंडिया शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ हंगर। दैट मीन्स कोई भी बच्चा इंडिया में बिकॉज ऑफ हंगर, भूख की वजह से वो एजुकेशन ना ले सके। दैट मीन्स वो क्या करते हैं, अनलिमिटेड फूड देते हैं फॉर एजुकेशन। स्कूल्स में बच्चों को बुलाते हैं और वहाँ पे उन्हें पूरी मील्स दी जाती हैं। दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन प्लस दे आर प्रमोटिंग देयर हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग देम अनलिमिटेड फूड। हर बच्चे को अब खाने का पूरा हक है, उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो नरिशमेंट नहीं मिल पाएगी उसको, तो उसको प्रॉपर खाना भी देना और उसकी हेल्थ पे भी ध्यान देना और एजुकेशन पे भी ध्यान देना। नेक्स्ट अगर आप बात करें हेल्पेज इंडिया। हेल्पेज इंडिया जो है ये भी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी पे चलता है ये भी, और बेसिकली ये जो है ये डिसएडवांटेज एल्डरली ओल्डर पीपल पे वर्क करता है, जो जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलती या जिन लोगों के साथ एल्डर अब्यूज़ होता है, जो घर से बाहर निकाल देते हैं ना माँ बाप को, वो उन लोगों के लिए फाइट बैक करता है ये, ठीक है। संस्था टाइप ऑफ अनाथालय अगर आप बोल दें, वृद्धाश्रम टाइप। नेक्स्ट है स्माइल फाउंडेशन। ये जो स्माइल फाउंडेशन है, बेसिकली स्माइल फाउंडेशन बेनिफिट करता है चिल्ड्रन और उनकी फैमिलीज़ को, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, वुमेन एम्पावरमेंट देना, लाइवलीहुड अवेयरनेस क्रिएट करना, अपने राइट्स के लिए लड़ना, हक, एक बेटर सिटीजन बनना, इसके लिए आपको प्रोवाइड करता है। एंड ननी कली फॉर द गर्ल चाइल्ड, ननी कली फॉर द गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को प्रमोट करना, बेटर सिटीजन उसे बनाना, उसकी हेल्थ केयर पे, बेसिकली गर्ल चाइल्ड पे फोकस करता है। दैट मीन्स दीज NPOs are not earning profit, are not working for their profit, but working for one happy smile. लोगों की स्माइल के लिए ये लोग काम करते हैं, इनको इसमें खुशी मिलती है। तो प्रथम जो है ये स्टार्टअप कुछ कम लोगों से किया गया था, बट जैसे जैसे धीरे धीरे वॉलंटियर्स आते गए तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ऐसे सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो धीरे धीरे एक स्टार्टअप से बनती हैं, बहुत लोग कनेक्टेड हो जाते हैं और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो एक सोशल कॉज के लिए लड़ती है। बात क्लियर हुई? ठीक है, समझ आया है कंसेप्ट? बेसिकली मेरा कंसेप्ट यही था कि मैं यही समझाना चाहती थी कि NPO और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क क्या है। NPO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक सोशल कॉज के लिए फाइट बैक करती है। NPO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए बात करती है, जो लोगों की बेटरमेंट के लिए बात करती है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बात करती है, नॉट फॉर द प्रॉफिट, नॉट फॉर इट्स सर्वाइवल। बट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने सर्वाइवल, अपने स्टेटस, अपने प्रॉफिट के लिए बात करती है, ना कि सोसाइटी के लोगों के बेनिफिट के लिए बात करती है। सोसाइटी का बेनिफिट तो होगा बट बाद में करेंगे जब हमारे पास पैसा बचेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो पैसा बचने का कोई सीन ही नहीं है। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें लोगों की अवेयरनेस को क्रिएट करना है, हमें लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, हमें ऐसे बच्चों को प्रोवाइड करनी है एजुकेशन जो जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पेरेंट्स के बाद। हमें उन बच्चों की हेल्थ पे फोकस करना है जो नरिशमेंट जिन्हें नहीं मिल पा रही है। तो दीज आर द कॉजेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग फॉर NPOs। ठीक है, बात क्लियर हुई है, कंसेप्ट समझ आया है? तो अभी तक हमने सिर्फ NPO का मेन कंसेप्ट पढ़ा
पढ़ा है तो आपको ये याद रखना है कि एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो चार्ज करती है पैसा। वो चार्ज करती है पैसा बट एक स्मॉल अमाउंट पे, बट वो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती, वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वर्क करती है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो प्राइवेटली ओन्ड है वो अपने स्टेटस अपने प्रॉफिट की बात करता है, बट एक ऐसा ऑर्फनेज जो डोनेशंस पे वर्क करता है, जो डोनेशंस पे चलता है, सर्वाइव करता है और लोगों को बेनिफिट देता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो बेसिकली अभी बस हमने इतना ही पढ़ा है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे कि अभी आपको एक काम यह करना है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जो स्कूल होते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहलाते हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि स्कूल तो फीस चार्ज करता है बच्चों से और एजुकेशन प्रोवाइड करता है, बट आप बोल रहे हो जब फीस चार्ज करता है तो वो कैसे एनपीओ हो सकता है, फिर भी वो एनपीओ कहलाता है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि स्कूल जो है वो एनपीओ क्यों कहलाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ नोन एज वाई इट इज़ एन एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप मुझे ये ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो पे हम मूव ऑन करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और फर्दर एक्सप्लेन करूँगी एनपीओज़ के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस, जिन्होंने अभी तक नहीं किया डू दैट राइट नाउ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो। एंड थैंक्स अ लॉट for liking my videos. Keep supporting me because this is the new video related on the NPO concept and related to the 12th class accountancy. ठीक है, so thank you, and if you have any query, if you want to give any suggestions to me, it's most welcome. Please comment on my YouTube channel Prakshi Classes in this video. I will be reverting back to you. Thank you so much. Bye bye, take care.